हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर होता है द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस के सभी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और न्यूज का इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी IQIP, जो मदद करता है आपको, चाहे आईएएस हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उन परीक्षाओं के विशेषकर मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपकी समझ विकसित होती है। ये होता है बिल्कुल फ्री। बस आपको करना क्या है, ये हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं से भी आप जा करके अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए बिल्कुल फ्री सेशन में। तो चलिए शुरू करें। और आज की क्लास में क्या क्या विषय उन पर जाने से पहले कुछ फैक्ट के पॉइंट हो जाएं जो आप लोगों को मैं बता दूं। आज गुरु नानक साहब की जयंती है और उनका ये 556 यानी 556वां बर्थडे है। तो आप लोग गुरु नानक साहब से संबंधित जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट हों वो जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके पीछे रीजन है कि इनसे जुड़े हुए फैक्ट हमेशा पूछे गए हैं। तो कुछ फैक्ट मेरी निगाह में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहला ऑब्वियस है, इनका जन्म कहां हुआ है वो आपके सामने होना चाहिए। मैं एक बार सरसरी निगाह से सारा बता देता हूं और फिर आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, उसको समझते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो गुरु नानक साहब के बारे में कुछ जानकारी है जो आप लोगों को फैक्चुअल, यानी जन्म 15 अप्रैल, डेट हमेशा याद रखिएगा। चूंकि आपने देखा होगा प्रीलिम्स में मैच पूछता है दो महान सुधारकों का बर्थ डेट या उनका समय एक साथ रख देता है और कहता है कि कौन कौन इसमें से मैच कर रहे हैं। जैसे दादू का और इनका एक साथ रख देगा, तो क्या ये एक साथ थे कि नहीं थे, इस प्रकार की चीजें। तो इनका 15 अप्रैल 1469 1469 को तलवंडी, जो अब स्वाभाविक है पाकिस्तान में, जिसे हम ननकाना साहिब भी कहते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ। तो डेट मैच करने के लिए याद रखिएगा। और ननकाना साहब ऑब्वियस इनका बर्थ प्लेस है जो अब पाकिस्तान में है, तलवंडी स्थान पर, यह भी आपको याद रखना है। पिता मेहता कालू जी, माता तृप्ता जी। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इनमें से किस महापुरुष का संबंध माता तृप्ता जी से है, तो वो भी याद रखिएगा। भाई इनके थे मर्दाना। और ठीक है, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु के लिए एक सिख समाज में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिस शब्द को भी याद रखेगा, ज्योति यानी जो ज्योति जोत समाना, यानी इनकी मृत्यु को इस नाम से सिख धर्म में प्रोनाउंस किया जाता है। 22 सितंबर 1539 ईस्वी, 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में है, वर्तमान में इनकी मृत्यु होती है। करतारपुर कॉरिडोर अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ननकाना साहिब स्वाभाविक है सबसे प्रसिद्ध स्थल अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वहीं उनका जन्म हुआ। और गुरुद्वारा नानक साहिब जब शब्द आए तो समझिए उन्हीं के जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की बातचीत हो रही है। अब आता है इनकी टीचिंग क्या है। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मैंने सिख धर्म इसलिए कहा कि अगर बच्चों का है तो जो यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 में आपसे एक प्रश्न पूछा था 2014 में, 2014 में, कि आपको आपके जीवन में किस विख्यात नैतिक व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए और आप उसे अपने जीवन में क्यों लागू कर पाए, या कैसे लागू कर पाए, माफी चाहूंगा, क्यों नहीं, कैसे लागू कर पाए, उनकी टीचिंग आपके जीवन को कैसे बदली, या जो भी आप आंसर में लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उसमें कह सकते हैं कि मुझे जो है नानक साहब ने प्रभावित किया, उनको चुन लीजिए, उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कर दीजिए। तो उनकी शिक्षाएं क्या थी या उनके सिद्धांत क्या थे, उनका भी मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं। नाम सिमरन, पहली शिक्षा, यानी ईश्वर के नाम का स्मरण। इससे लाभ क्या होगा? आंतरिक शांति और भक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। दूसरा इनकी शिक्षा थी कीरत करो, यानी कीरत करो का मतलब होता है ईमानदारी से परिश्रम करो और जीवन यापन करो, यानी इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, कीरत करो। फिर इसके बाद इनका तीसरा था वंड छको, VANDCHHAKO, वंड छ, वंड छको मतलब अपने श्रम का फल दूसरों के साथ बांटो। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का कितना बड़ा
वंड छको, यानी जो आप अपने श्रम से कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को भी दो जो पिछड़े हैं। सोशल जस्टिस पर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वंड छको शब्द अगर आप डालते हैं और आप सिख धर्म से नहीं है तो भी आप अंडरलाइन कर देते हो और उसकी हिंदी बता देते हो, कितना मजा आएगा एग्जामिनर को कि ये बच्चा कितना। तो सामाजिक समानता सोशल जस्टिस पर आप जब भी लिखें, इनफैक्ट CSR पर लिखें, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लिखें, तो आप कह नहीं सकते कि जो CSR की अवधारणा इंडिया में कारपोरेट एक्ट या कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी कानून 2013 2013 के द्वारा हिंदुस्तान में आया, इसको नानक साहब ने वंड छको के नाम से बहुत पहले ही हम लोगों को दे दिया था। जब वह यूपीएससी का निबंध लिखो कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, यानी अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो आप उसका वितरण कहां से करेंगे, है ही नहीं आपके पास। पर सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि बेकार है, निरर्थक, ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। तो आप लिखिएगा बिल्कुल, और इसे हमारे महापुरुषों ने भी अपनी वाणी में, अपने सिद्धांतों में, अपनी शिक्षाओं में, अपने प्रिंसिपल्स में स्पेस दिया, स्थान दिया है। जैसा कि गुरु नानक साहब का वंड छपो, यानी अपने श्रम का फल दूसरों में भी बांटो, यह सामाजिक न्याय। और यही प्रिंसिपल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय के नाम से समाहित किया गया है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो क्या है, वो इन्हीं महापुरुषों के, हमारी संस्कृति के विशेष आदर्शों के विचारों का ही तो प्रकटीकरण है कि नहीं है? चलिए बताइए भाई, है कि नहीं है? फिर चौथी इनकी शिक्षा थी एक ओंकार, यानी एक ही परम सत्य है, यानी ऑब्वियस है, सिख धर्म की मूल भावना यही है। ठीक है। समानता और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने क्या कहा? हमेशा कहा कि जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। और उनकी अंतिम शिक्षा मानवता का संदेश याद रखेगा, यानी ना को हिंदू ना मुस्लिम, सब एक है ईश्वर की नजर में। आप देख सकते हैं, यानी धार्मिक सहिष्णुता का कितना बड़ा आदर्श यहां पर है। अब आता है इनसे जुड़ा हुआ सेक्रेड टेक्स्ट, यानी धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। और यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है जिसमें गुरु नानक देव जी सहित अन्य सिख गुरुओं और संत कवियों की भी वाणी, संत कवियों की भी वाणी इसमें संकलित है। अब आता है कौन कौन से तीर्थ स्थान स्वाभाविक इनसे संबंधित हैं। तो पहला ननकाना साहिब यानी जन्म स्थान, दूसरा करतारपुर साहिब पाकिस्तान, अंतिम वर्षों का स्थान जहां पर उन्होंने लंगर, ये जो आप देखते हो ना, सिख धर्म में लंगर खूब प्रचलित है, जहां वो मिलता है ना खाने पीने को, लंगर परंपरा इन्होंने करतारपुर साहिब से ही शुरू की है। तीसरा हरमंदिर साहिब, यानी जिसे हम स्वर्ण मंदिर अमृतसर कहते हैं, सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ है ये। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष दिवाली यहां पर मनाई जाती है। करतारपुर कॉरिडोर 2019 में भारत पाकिस्तान सीमा पर खोला गया ताकि भारतीय तीर्थयात्री बिना वीजा के करतारपुर साहिब जा सके। तो गुरु परवाज है, यानी इनका 556वां जन्म दिवस है गुरु नानक साहब का, भगवान गुरु नानक का। यूनेस्को ने गुरु नानक, अब देखिए यूनेस्को कैसे कनेक्ट हो रहा, गुरु नानक भगवान के 550 यानी 550वें बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशन के रूप में मान्यता दी थी। तो ये भी आप याद रखेगा। और चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा, यूके, यूएसए, इन सभी जगहों पर विशेष परेड और नगर कीर्तन निकलते हैं। अभी हमारे यहां से भी निकलेगा। तो सुबह सुबह मैं भी थोड़ी बहुत सेवा दे पाया हूं, हालांकि वो गलती से हुई है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि भगवान के नाम से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी गाड़ी खड़ी थी और वहीं से जो है गुरु पर्व की शोभा यात्रा निकलेगी, तो मुझे फिर अपनी गाड़ी हटानी पड़ी। मतलब वो सही खड़ी थी, लेकिन आज वहीं से निकलेगी तो वो रोड खाली करना पड़ा, तो मैं गया, अपनी गाड़ी मैंने हटाई। तो इनडायरेक्टली था ये, बट श्रद्धा उतनी ही है। भारत सरकार ने गुरु नानक देव जी के 500वें, यानी जब 500 उनका बर्थ एनिवर्सरी था, तो बर्थ एनिवर्सरी कमेटी बनाई थी। और यह कमेटी क्या करती है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका प्रीलिम्स के लिए एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं। जन्म स्थान ननकाना साहिब और पाकिस्तान में 3 प्रमुख सिद्धांत आपको याद रखने। पहला नाम सिमरन, दूसरा कीरत करो, तीसरा वंड छको। और पुस्तक बताने की जरूरत नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब। करतारपुर कॉरिडोर कब खुला? 2019 में। गुरु पर्व क्या है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक ओंकार यानी सिख धर्म का मूल सिद्धांत है।
लंगर सिस्टम गुरु नानक देव जी की सामाजिक समानता की एक प्रतीक रूपी पहल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे प्रीलिम्स में कैसे यूपीएससी ट्रैप में फंसाएगा आपको, लिखेगा गुरु पर्व हर साल 15 अप्रैल को होता है, आप कहेंगे नहीं होता। क्यों? यह चंद्र कैलेंडर की कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर होता है, याद रखिएगा। फिर आएगा गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिख गुरुओं की बाणी है, आप कहेंगे नहीं, इसमें संत कबीर नामदेव जैसे संतों की बाणी भी शामिल है, बाबा फरीद की भी बाणी शामिल है। लंगर प्रथा आएगा गुरु अर्जुन देव ने शुरू की है, आप नहीं, आप मारेंगे इसे गुरु नानक देव जी ने शुरू किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मजा आ गया? कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया बेटा क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब शुरू करें आगे की अपनी कार्यवाही, यानी डिटेल इन टॉपिक्स। तो ऐसे ही आप सब लोग प्रीलिम्स के लिए ना, जैसे कोई भी महान विभूति रहे, उनका बर्थडे वगैरह हो, इसी प्रकार से आपको पढ़ लेना चाहिए। अब आप देखिए एक पिक्चर लगी हुई जिसमें पाकिस्तान का तेज गेंदबाज भारत के राफेल को गिरा रहा था एशिया कप में और मैच हार रहा था, इसको बहुत ठोका। इसी को ठोकने के बाद हम एक ओवर में 17 रन इसको ठोका गया। किसने मारा? जो है वो हमारा मुंबई इंडियंस की टीम को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेयर, नाम में थोड़ा सा कभी कभी मिस कर जाता हूं, एकाएक, वर्मा साहब क्या नाम है, 17 रन इनको ठोका गया। उसके बाद ये हार गए, लेकिन इनके हारने के बाद एक और घटना घटी है जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं डायरेक्ट। एशिया कप विवाद, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगा। अब ये प्रतिबंध कैसे लगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा उसको देखेंगे तब मजा आएगा। यानी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, 2 मैच का प्रतिबंध। क्यों? एशिया कप के दौरान 2 बार अनुशासनहीन व्यवहार किया था, यानी इनडिसिप्लिन बिहेवियर था, इनडिसिप्लिन एक्ट था एशिया कप के समय। वही जो भारत का वो विमान या राफेल गिरा रहे थे। आप खेलने आए हैं कि आप विमान गिराने आए हैं? देखिए, किसी से हाथ ना मिलाना वो एक अलग चीज है, किसी से ट्रॉफी ना लेना, सच बता रहा हूं, वो एक अलग चीज है। भाई हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, बात खत्म हो गई, लेकिन हमने आपका अनादर तो नहीं किया। और ये क्या कर रहे हैं? मतलब अजीब देश है यार, क्या ही मतलब, कितनी नफरत वहां के लोगों में भरी पड़ी है। चिंता करो तो आप क्या ही सोच लोगे यार। एक समय जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी ऑब्वियस एक नया मुल्क बना, दोनों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी, कुछ चीजों में पाकिस्तान हमसे बेटर था, लेकिन आज आप देख सकते हो कहां पहुंच गया। खैर, ऐसे लोगों के कारण ही तो 2 मैच था, 21 सितंबर को भारत के विरुद्ध सुपर 4 मैच में और 28 सितंबर को फाइनल मैच में। ये मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना। पहले मामले में उन्होंने सीमा रेखा पर फील्डिंग करते हुए विमान के नीचे गिरने का इशारा किया, जो भारत पाक के बीच हुए सैन्य विवाद से जोड़कर देखा गया। इस कृत्य को आप देख सकते हैं, ब्रिंगिंग द गेम इनटू दिस रिप्यूट, अर्थात खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाना कहा गया। रट लीजिएगा, आईसीसी ने कहा, हमने नहीं कहा। खेल की गरिमा को ठेस पहुंचा, इसीलिए इनको मिला। और इन्हीं की कॉपी करते हुए महिला टीम में भी कोई एक छोटी हरीश राउफ थी, जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था, वो भी गिरा रही थी। और इस बार आईसीसी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था, हम तो जीते नंबर 1 के साथ, और वो रही लास्ट पोजीशन, यानी शायद 8 देश थे जिसमें वो 8वीं, मतलब लास्ट रैंक पर थी वो टीम। अब आप सोच लीजिए, अगर स्कूल में, विद्यालयों में हम सुबह सुबह पाकिस्तान की ही चर्चा करें, सुबह सुबह हम, तो बच्चों को हम कुछ सृजित करने ही नहीं देंगे। तो हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम मौके पर चौका मारते हैं, यानी चलिए भाई युद्ध हो गया, बात खत्म हो गई। वहां हमेशा ही चलता रहता है कि कुछ भी खेलोगे हम गिराएंगे, लेकिन हमारी लड़कियों ने एक भी एक्ट ऐसा नहीं किया, इसीलिए हमारी लड़कियां देख सकते हैं आप, झंडा गाड़ के चली आई। तो ये हो गया। तो अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं कोड ऑफ कंडक्ट वाले पॉइंट को। आप कहेंगे सर इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं आप, ऐसा तो मजा नहीं आया।
यानी खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाया। सर ये तो खेल का प्रश्न हो गया, यहां क्यों लगा रहे हैं? 30% मैच की फीस इनकी काट ली गई और इनको 2 डिमेरिट अंक भी दिए गए, यानी जो इनकी आईसीसी रैंकिंग में 2 अंक इनको कम मिलेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इनकी होगी अब। ठीक है ना? तो ये सारी बहुत सारी बातें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता है, इन्होंने क्या उल्लंघन किया? इन्होंने उल्लंघन किया है बेटा आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहीं से अपना काम स्टार्ट हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट। अब एक बार आइए पहले यूपीएससी का एक प्रश्न देख लीजिए, देन आपको मजा आएगा कि इस क्लास में कुछ तो ऐसा है जो स्पेशल है। जीएस पेपर फॉर इथिक्स में आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में 2 यूनिट लगी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका नाम क्या है? कोड्स ऑफ कंडक्ट, नॉट कोड। कोड्स यानी बहुत सारे कोड होते हैं, हर एक संस्था के होते हैं, और दूसरा होता है कोड्स ऑफ इथिक्स। देख लीजिए, तो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, यानी इनको दंड मिला है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर। और वो भी इस समय आईसीसी का चीफ कौन है भैया? इंडिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का लड़का, जो समझदार भी है, ऐसा नहीं है। यानी उन्होंने जो वुमेन क्रिकेट के लिए किया वो कोई मतलब उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, मतलब उसने जबरदस्त काम किया वुमेन क्रिकेट के लिए। और अगर जैसा का ये वर्क ना होता वुमेन क्रिकेट पर, तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वुमेन क्रिकेट में जीतना मुश्किल होता, क्योंकि उनके आने के बाद आपको पता है पहले लड़कियों के मैच ही नहीं होते थे यार, साल में कुछ मैच होते थे और फीस इतनी कम होती थी कि लड़कियां क्या ही मैनेज कर पाती। ऑब्वियस है यार, जब पैसे कम हो तो मानसिक तनाव भी होता, बड़ी सारी समस्याएं भी होती, और उससे भी ज्यादा मैच खेलते नहीं थे। तो मैच नहीं खेलते हैं तो एक्सपोजर नहीं मिलता, विदेशी टूर तो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप लोगों को देखना हो, जो लड़कियां थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो एक फिल्म आई थी मिट्ठू, शायद मिताली राज के ऊपर वो पिक्चर बनी हुई, मिताली राज के ऊपर वो पिक्चर देखिए, देन आपको समझ में आएगा कि महिला क्रिकेट ने किन किन समस्याओं का सामना किया और मिताली ने कैसे आज ये भले जीत रहे हैं, धोनी ने भले जीता हो, लेकिन न्यूज सौरभ गांगुली ने ही डाली है, ये सबको याद रखना पड़ेगा। भले वो फाइनल में, ऑब्वियस वो भी अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया फाइनल हार गई। लेकिन सौरभ गांगुली की जो ग्रेटेस्ट कैप्टनसी थी, उन्होंने जितने प्लेयर खड़े किए थे, आप मुझे बताइए, कभी आप सोचिएगा एक भी ऐसा प्लेयर मुझे बताइए जो धोनी की टीम में मेन प्लेयर ना रहा हो, जिसको उन्होंने तैयार किया। धोनी की पूरी टीम, जिसके वजह से धोनी ग्रेट लीडर बने हैं, उस पूरी टीम को तैयार करने का काम किया है सौरभ गांगुली ने। तो सबका योगदान होता है, धोनी का अपना योगदान, सौरभ का अपना योगदान, इसलिए मैं बता रहा हूं मिताली राज का अपना योगदान और हरमनप्रीत कौर का अपना योगदान। तो मिताली राज ने इंडियन क्रिकेट को, इंडिया की महिला क्रिकेट को सम्मान दिया, पहचान दी, समस्याओं को उजागर किया, मुखर होकर के वो बोलती थी खुल करके मीडिया में, और उसी का रिजल्टेंट रहा जैसा जैसे व्यक्ति का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना। इसके बाद 2017-18 का समय है, उन्होंने महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट को पेमेंट के तौर पर एक कर दिया, ढेर सारे मैचेस होने लगे, बाहर जाने लगी लड़कियां, विदेशों में खेलने का एक्सपोजर मिला। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने डब्ल्यूपीएल भी शुरू कराया आईपीएल की तर्ज पर, यानी वुमेन प्रीमियर लीग, जिसके 2 एडिशन हो चुके हैं, जिसके दौरान ढेर सारे खिलाड़ियों पर लोगों की निगाह गई। शेफाली वर्मा उसी डब्ल्यूपीएल की उत्पाद है, डब्ल्यूपीएल ना होता तो शेफाली वर्मा फाइनल में ना होती और इंडिया मैच ना जीत पाता, यानी उसी से उसके टैलेंट का पता लगा। और वो टीम में थी ही नहीं, वर्ल्ड कप टीम में वो नहीं थी, उसे केवल सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बुलाया गया बिकॉज ऑफ प्रतिका रावल घायल होगी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि योगदान हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए, बियॉन्ड पॉलिटिकल हमारी क्या सोच है। तो इंटरनेशनल काउंसिल की कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, ठीक है ना। और मिस्टर रऊफ, अब आइए जरा इस प्रश्न को देखिए और फिर उसके बाद आपको आएगा आनंद। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसको भी आप कहेंगे सर ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं? हम कहेंगे आइए एक चीज और देखिए, विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब बेटा अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट पर लिख रहे हैं तो उदाहरण कहां से लाएंगे? अब लाएंगे यही न्यूज, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा,
कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी का होता है, किसी भी संगठन का होता है, अभिव्यक्ति आईएएस का भी होता है, आपकी कोई शॉप हो, दुकान हो, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई ये काम आपको करने, ये नहीं करने, और अगर आप करते हैं तो फिर आपको इस हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप दंड मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आप सीधा यह एग्जाम्पल कनेक्ट हो गया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बस कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स आपको मैं बता देता हूं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? किसी भी संगठन की आचरण संहिता, जैसे बीसीसीआई, जैसे आईसीसी। तो आईसीसी ने अपने खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और अपने पूरे सिस्टम के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों बनाया है आईसीसी ने? जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम खेल रहे हैं उसमें स्पिरिट ऑफ द गेम यानी खेल भावना बनी रहे, और एक दूसरे का सम्मान बना रहे, रिस्पेक्ट बना रहे, और फेयर प्ले यानी निष्पक्षता बनी रहे। इन्हीं तीन चीज के लिए उसने बनाया, और किसी भी संगठन में इन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है मेरे बच्चों। अगर हम खेल के संदर्भ में देखें तो यह कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है? खेल, प्रतिद्वंदी और अंपायरों का आप सम्मान करेंगे, सभी खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है। दूसरा, किसी भी प्रकार की अपमानजनक, उकसाने वाली या राजनीतिक अभिव्यक्ति, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से बचेंगे, और अपने व्यवहार से खेल की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और इसी कोड ऑफ आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट का एक आर्टिकल था 2.21। आर्टिकल 2.21 किसका? आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट का, जो कहता है, यानी वही कंडक्ट दैट ब्रिंग्स द गेम इनटू डिसरेप्यूट, यानी आपने खेल भावना को ठेस पहुंचाई है। आप देख सकते हैं ये वाला, अबे भाई कहां गया? ठीक है, खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 2.21। तो आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के तहत इसको दोषी पाया गया है। और यह 2.21 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य, नंबर 1, इशारा जो उसने ऐसे ऐसे किया, या वक्तव्य जो क्रिकेट की क्रेडिट, उसकी साख या गरिमा को नुकसान पहुंचाए। इसमें नस्ल के आधार पर कोई टिप्पणी, धर्म के आधार पर कोई टिप्पणी, राजनीति को रिप्रेजेंट करने वाले संदर्भ या संकेत, या विरोधी देश के प्रति असम्मानजनक इशारे भी शामिल हैं। लेकिन ये फंसा किसमें बच्चों? आपने देख ही लिया। तो पनिशमेंट क्या मिलता है? पहली बार चेतावनी या जुर्माना जो इसको लगा, बार बार उल्लंघन करने पर डिमेरिट पॉइंट, और फिर उसके बाद खेल से ही इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अब यहां पे आप यूज कर लेंगे, इस टॉपिक में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको ढूंढते रहने। अब यहां पर आता है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट आप सामान्य भाषा में ऐसे समझें, यह संगठन के वो नियम है जो संगठन के सदस्यों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मान के व्यवहार के साथ जोड़ने को प्रतिबद्ध करते हैं। और यह जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यह बाध्यकारी होता है अपने नेचर में। यानी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी उसके जो अपने नियम कानून है खेल और खिलाड़ियों के लिए, वह बाध्यकारी है। और अगर उसका अनुपालन आप नहीं करते हैं, या उनके सिद्धांतों का, उनके प्रिंसिपल का आप उल्लंघन करते हैं, तो आपको उनके कोड ऑफ कंडक्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपको दंड मिलेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट अपने नेचर में बाध्यकारी होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है संगठन में आचरण की शुद्धता, कंडक्ट की प्योरिटी को बनाए रखना। तो यह हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स मेरे प्यारे बच्चों, यह बाध्यकारी नहीं है। यानी कोड ऑफ एथिक्स होता है कि यह अपेक्षा की जाती है कि आप जो भी कार्य करें उसमें देश काल एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपका आचरण ऐसा हो जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। यानी ये नैतिक रूप से जो है व्यक्ति को स्वयं प्रेरित करता है कि वह हमेशा हर परिस्थिति में ईमानदारी से, निष्पक्षता से, दूसरों की गरिमा का सम्मान रखते हुए कार्य करे, और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अनुचित कार्य ना करें जिससे कि
व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। बट ये क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स ये बाध्यकारी नहीं होता, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया आज का पहला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? और पहले टॉपिक के बाद अब सबसे बड़ी चीज, यानी जो प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज, यानी आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जैसा बने तो उन्होंने महिलाओं को खूब सारा मैच खेलने की परमिशन दी। मिताली राज की पिक्चर मिट्ठू जो टेलीविजन पे मतलब जो अवेलेबल है अमेजॉन पे या किसी पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिएगा, शायद यूट्यूब पर भी अगर हो तो देखिएगा। उस फिल्म में आप पाएंगे कि सबसे बड़ी कमी थी कि एक्सपोजर नहीं था, यानी कि हम ढेर सारे मैच नहीं खेलते थे। साल में कुल मिला के 7, 8, 10 मैच होते थे। परिणाम था कि एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, रिजल्ट था कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2017 के बाद जब से जैसा आए, लड़कियों को इतना मैच खेलने का मौका मिला। जब उन्होंने खूब मैच खेले, तो जब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आए, यानी जब WPL स्टार्ट हुआ, खूब सारे मैच खेलने को मिले, तो उसका रिजल्ट आपको आईसीसी में देखने को मिला और हम चैंपियन बने। तो जब आप खूब मैच खेलते हैं तो आपको सफलता मिलती है। ऐसे ही अगर आप सूर्य कुमार यादव का एशिया कप जीतने के बाद अगर इंटरव्यू सुने, मैंने सुना, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लड़के जानते हैं उन्हें कब कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, और यह किसने डिसाइड किया कि हमारे लड़के जानते हैं? आईपीएल। आप देखोगे तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं, जिन्होंने एशिया कप के फाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, ऑलमोस्ट निकला हुआ मैच बचा के लाए थे। तिलक वर्मा आईपीएल मुंबई में कई इनिंग वैसी खेल चुके थे, उसी कंडीशन में जब 3-4 विकेट गिरे हुए हैं और उन्होंने मैच जिताया है। तो तिलक वर्मा को वैसी कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस अगर पहली बार पाकिस्तान में मिलता तो शायद घबरा के आउट हो जाते, सारी एशिया कप में मिलता तो शायद घबरा के आउट हो जाते। लेकिन पहले वो कई बार इंडिया में आईपीएल में ऐसा कर चुके हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस थी, उनके जीन में था कि हाँ यार कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने तो पहले किया हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रैक्टिस किए होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जब रियल कोई घटनाक्रम होता है उसमें बेहतर हो जाता है। तो वही चीज टेस्ट सीरीज के साथ भी है, और हमारी अब शुरू हो गई है, और यही समय है ज्वाइन करने का। लेट बिल्कुल नहीं करना कि हम दिसंबर से करेंगे, जनवरी से करेंगे, क्योंकि अगर दिसंबर से करेंगे या जनवरी से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। अभी संभलने का मौका है, मान लीजिए आपने पहला टेस्ट दिया, 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इकोनॉमिक्स में अगर समस्या हुई तो कम से कम आपके पास मैं अवेलेबल हूं, या कोई और अवेलेबल है जो आपको अभी इकोनॉमिक्स में संभाल ले जाएगा। अगर अभी आप नहीं करते हैं तो फिर जनवरी फरवरी में करते हैं, तो उस समय मान लीजिए कि आपको लगा अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो कोई आपको संभाल नहीं पाएगा और आप खुद भी नहीं संभाल पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 16 नवंबर से आप की शुरुआत हो चुकी। कल मैंने इस पर एक विशेष लेक्चर भी लिया है, आप सब इस ऐप पे जा करके इसे देख सकते हैं। जबरदस्त है। विजन इसका जो भी है वो यही है कि यह टेस्ट सीरीज भी है, आपका रिवीजन का कंटेंट भी है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एनालिसिस। हर एक टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस मैं स्वयं करूंगा, हर एक टेस्ट का। यानी ये टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट के बाद समझिए क्लास होगी, लेक्चर्स होंगे, मजा आने वाला है। और कितने टेस्ट होंगे वो सारी चीजें यहां पर डिटेल में दी गई। एक बार सरसरी निगाह से मैं बता देता हूं, बहुत से बच्चे केवल हिंदू में हैं, वो भी देख लें। जनरल स्टडीज के फुल लेंथ हम इसमें लेंगे 10, सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट लेंगे 5, आप देखिए। फिर इसके बाद सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री के लेंगे 3, ज्योग्राफी के लेंगे 2, एनवायरमेंट के लेंगे 2, साइंस एंड टेक के लेंगे 2, इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट लेंगे 2, पॉलिटी का लेंगे 2, सब टोटल सेक्शनल 13 हो गया। आप देख सकते हैं कुल मिला करके कितने टेस्ट। फिर इसके बाद द हिंदू करंट अफेयर्स का हम लेंगे 2, इकोनॉमिक सर्वे पीआईबी इंडिया ईयरबुक का लेंगे 3, पीवाईक्यू के टेस्ट भी होंगे सरप्राइज, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर सकें कि यूपीएससी अगर पूछती यह टेस्ट सीरीज कराती तो आपके कितने मार्क्स आते, और टोटल हो जाएगा 35 टेस्ट आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और पूरा शेड्यूल भी बना दिया गया है, तो आपके सामने आप देख सकते हैं। डेट 16 नवंबर संडे है। इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट 1 आपसे होने जा रहा है। सिलेबस ये देखिए, पूरा यूपीएससी, यानी सुबह 9:30 बजे, 2:30 बजे सीसेट का टाइम होगा, जब जब होगा वो आता जाएगा। सिलेबस होगा इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स,
नेशनल इनकम अकाउंटिंग मनी और बैंकिंग इन्फ्लेशन। नवंबर 23 यानी संडे ज्योग्राफी सेक्शनल टेस्ट 1 जिसमें एनसीईआरटी क्लास 9 से 12 प्लस जियोमॉर्फोलॉजी प्लस जेसी लियोंग पार्ट 2 के पहले 5 चैप्टर आपको यहां टेस्ट में आएंगे। नवंबर 30 संडे हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट 1, हम इसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री रखेंगे और 7 दिसंबर को सीसैट की भी शुरुआत हो जाएगी, यानी सुबह पूरा छूट रहेगा कि आपको जीएस का कुछ ना करना पड़े। 2:30 बजे आप सीसैट फुल लेंथ टेस्ट पहला देंगे, कंप्लीट टेस्ट होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ होगा, याद रखेगा। फिर इसी के बाद आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आपके सामने है, यह आप लोगों को एक डिटेल लेक्चर में मैं करा चुका हूं। हर बहुत साइंटिफिक ये बना हुआ है बच्चों, आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको मजा आएगा। इसका आज का सेशन और फिर उसके बाद देखिए 18 मई को एक मेगा टेस्ट भी रखा गया है। बेसिक टू एडवांस टेस्ट सीरीज का पूरा नेचर होगा जिस पर मैं विस्तार से बता चुका हूं, तो बताने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल इस पे जो भी लेना चाहें। और सबसे बड़ी बात है कि फीस भी आपके दायरे में है। 3 प्लान है, आप देख सकते हैं। जिस प्लान को मैंने अभी डिस्कस किया प्लेटिनम है, इसकी फीस होगी 7,500, लेकिन 35 टेस्ट की आप निकाल लीजिएगा। बट अगर आप 15 नवंबर तक ले लेते हैं तो 5,999 में आपको मिल जाएगा, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और ठीक है, 16 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और आप इन नंबर्स पर कॉल करके और भी जो जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और यहीं पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। ब्रिक्स के ऊपर अब अगला टॉपिक आता है, ब्रिक्स किस प्रकार स्विफ्ट को चुनौती देगा या दे रहा है। मुझे तो बड़ा यार, आज एक न्यूज मैंने पढ़ी बच्चों, मेरा तो दिमाग हिल गया है। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, सच बता रहा हूं। यानी ब्रिक्स के देश ये चाह रहे हैं कि हम अपना एक जो है अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करें, जिसे ब्रिक्स पे कहा जा रहा था। लेकिन आज जो तीसरी खबर है जिसने मुझे एकदम हिला के रख दिया है, पहले उसको बताऊं फिर मैं ब्रिक्स पे आऊंगा, चूंकि ये तो हम लोग कई बारी कर भी चुके हैं। जिसने मुझे एकदम से हिला दिया है, बाप रे बाप, आज तो एकदम सुबह सुबह जैसे ही मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैं सच बता रहा हूं बच्चों, जैसे ना किसी ने दिल में एक खंजर टाइप का घोप दिया। अब आप कहेंगे सर दिल में खंजर क्यों आपके घुस गया जो है, तो मैं कहूंगा बच्चों क्या ही बोलूं मैं, ये न्यूज पढ़िए। द डे ट्रंप मेड जी यानी सी जिनपिंग हिज इक्वल। अगर मैं ये टॉपिक पहले पढ़ लिया तो, चूंकि ये बिजनेस लाइन का है तो मैं पहले हिंदू पढ़ता हूं, मेरी आदत है पहले हिंदू पढ़ता हूं, फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं, फिर हिंदू के बिजनेस लाइन पे जाता हूं, क्योंकि उसमें एक या दो ही अच्छी चीजें मिलती है। अगर मैं ये पहले पढ़ लिया होता तो मैं जो ये ब्रिक्स और स्विफ्ट का टॉपिक है मैं ना कराता। उसके पीछे रीजन, इसको हम लोग बहुत बारी कर भी चुके हैं, जिसमें आप यही पढ़ते हैं कि हम ब्रिक्स अपना एक सिस्टम, आज हम स्विफ्ट में डॉलर पर ही डिपेंड करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम कई बारी पढ़ चुके कि नहीं, एक बार आप लोग मुझे बताएं बच्चों। ठीक है, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके स्विफ्ट पर? और ब्रिक्स वाली ये न्यूज भी पढ़ चुके हैं जब ब्रिक्स की समिट हुई थी कि ब्रिक्स समूह ने यह निर्णय लिया है और ठोस कदम भी उसके लिए उठाया है कि वे पश्चिमी देशों के द्वारा कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित स्विफ्ट नेटवर्क पर, जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए मैसेजिंग का काम करता है, पर अपनी डिपेंडेंसी घटाएंगे और अपनी स्वयं की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम बिल्कुल स्विफ्ट की तरह विकसित करेंगे। और इसका उद्देश्य वही था, डी डॉलराइजेशन, जिस पर मैंने बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाया था कि डॉलर प्रधान वित्तीय व्यवस्था से मुक्त होना, फाइनेंशियल सॉवरेंटी यानी वित्तीय संप्रभुता को बढ़ाना, अमेरिकी प्रतिबंधों का जो इंपैक्ट होता है उससे बचना, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ब्रिक्स क्या है आप सबको पता ही, बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है?
तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। स्विफ्ट पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका, बट दिमाग ये खराब कर रहा है। एक तरफ तो हम ब्रिक्स में देखिए, चाइना भाई साहब क्या मास्टर स्ट्रोक खेलता, जो मैं समझ पाया हूं। पहले इसमें बता दूं ये न्यूज क्या है। जिस दिन ट्रंप ने सी को अपना समकक्ष बनाया, ये साउथ कोरिया में एक मीटिंग हुई है बच्चों, और उस मीटिंग में दोनों देशों ने एक दूसरे को समकक्ष, इक्वल या बराबरी के पार्टनर देश का दर्जा दिया। ये ट्रंप भाई साहब क्या कर रहे हैं। अभी तक अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति थे वो चाइना की इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकते थे। वो चाइना के राष्ट्रपति या चाइना देश को वो मतलब अपना ट्रेड फो, व्यापारिक शत्रु मानते थे, और वैसे भी उन्होंने शत्रु शब्द का इस्तेमाल कई बारी किया। लेकिन इन महोदय ने एक गजब का गेम खेल दिया। अब इनकी डिप्लोमेसी क्या है, ये रशिया को कमजोर करना चाहते हैं, रशिया को बिल्कुल यूक्रेन वाले प्रकरण में अलग थलग करना चाहते हैं। ये भी इनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, इसमें लिखा नहीं। जो मैं डिकोड कर पा रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, वो लेकिन वो बाद की बात है। इन्होंने कहा है कि ये ट्रंप साहब कि चाइना और अमेरिका इस विश्व व्यवस्था में बराबरी का दर्जा, इक्वल स्टेटस रखते हैं। मेरे बच्चों, इक्वल स्टेटस, और इसी पे आर्टिकल लिखा गया। ऐसा करके जो विश्लेषक हैं जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर पी बालकृष्णन। पी बालकृष्णन कहते हैं कि ये तो चाइना का रिकॉग्निशन है, जिस रिकॉग्निशन के लिए जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती घुसना पड़ा कि मुझे कोई विश्व की महाशक्ति मान ही नहीं रहा है, मैं एशिया का पहला औद्योगिक देश हूं, ताकतवर हूं, और उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी चाइना को बिना किसी कोल्ड वार के, बिना किसी डायरेक्ट युद्ध के, बिना किसी शक्ति परीक्षण के अमेरिका ने अपने बराबरी का दर्जा दे दिया, अपने समकक्ष का दर्जा दे दिया। यह विश्व राजनीति में अमेरिका के द्वारा जो दी गई चाइना को स्वीकृति है, जो वैधता है, यह दुनिया को दो ध्रुव में अब स्थापित कर रही है। दो ध्रुव यानी एक ध्रुव, एक पोल हो गया अमेरिका का और एक पोल हो गया चाइना का। अगर ये दोनों साथ आकर के डिसाइड करेंगे तो संपूर्ण विश्व व्यवस्था को ये डिसाइड कर सकते हैं। यही इतना इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है। तो अब इसके बड़े मायने होंगे। तो मैं सच बता रहा हूं, ब्रिक्स वाला मैंने पढ़ा था, एक तरफ तो चाइना, अब इन्होंने जो आर्टिकल में लिखा है उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो अच्छा है, इसमें क्या लिखा मैंने आपको बता ही दिया। यहां वाला बच्चों जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये स्विफ्ट वाला और ये सब तो आप पढ़े हुए हैं, इसमें मुझे क्या बताना। स्विफ्ट कितनी बार ये यूपीएससी पूछ भी चुका, पीवाईक्यू में भी अपन कर चुके, वही बात लिखी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए कि डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में जैसे ही डिक्लेरेशन होता है, आप देख सकते हैं, और कुछ और घटनाक्रम जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में जो टसल चलती है, चाइना के विरुद्ध जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा देते हैं, और कई और इश्यूज आते हैं, और उसको लेकर के चाइना की तरफ से कहा जाता है, यानी चाइना रेयर अर्थ पर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, रेयर अर्थ के उससे बने हुए उत्पादों के लाइसेंस लेने की अनिवार्यता सुनिश्चित कर देता है, जिस पर मैं आप लोगों को विस्तार से लेक्चर ले चुका हूं। तो ये जो घटनाएं घटी हैं, इनफैक्ट ब्रिक्स में भी जो ब्रिक्स पे की बात हुई है, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता की बात हुई है, या उस निर्भरता को कम करने की बात हुई, इसने भी प्रेशराइज किया है अमेरिका को कि चाइना के साथ इस प्रकार की बातचीत करे। तो ये आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी बेटा ऐसा नहीं है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, तो बायलेटरल या क्षेत्रीय, या तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स ग्लोबल ग्रुपिंग है, चूंकि इसमें कई महाद्वीपों के देश शामिल हैं। तो ब्रिक्स की नीतियां जो भी होंगी, और उस पर आपसे प्रश्न पूछेगा, और ऑब्वियस है इकोनॉमी के साथ तो ये कनेक्ट होता ही होता है, तो इसलिए यहां पर जीडीपी वगैरह का जिक्र मैंने कर दिया है। तो क्या स्विफ्ट को आपको पढ़ाऊं?
क्या स्विफ्ट के बारे में आप सबको पता है या पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, बहुत बारी हम लोग इस पर कर चुके हैं, स्विफ्ट पर। स्विफ्ट, ठीक है, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक क्या है? पेमेंट मैसेजिंग नेटवर्क है, PMN है मेरे प्यारे बच्चों, जो दुनिया भर के यानी पूरे ग्लोब के 11,000 से ज्यादा बैंकों और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक नहीं लेकिन बैंक की कुछ गतिविधियां करते हैं, इनको क्या करता है? जोड़ता है, प्लस 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 प्लस। और इसका जो ऑब्वियस हेडक्वार्टर है वो कहां है बच्चे? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, आप सबको पता होगा, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। और इसका जो पूरा ऑपरेशन है वो कंट्रोल में है यूरोपीय देशों के और अमेरिका के, इसीलिए इसका विकल्प ढूंढने की कोशिश ब्रिक्स में हुई मेरे प्यारे बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण है कुछ चीजें जानना जो नए बच्चे होंगे कि ये स्विफ्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, स्विफ्ट स्वयं पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि यह मैसेज भेजता है, यानी संदेश भेजता है कि पैसा कहां से कहां भेजना है। यानी ये बस केवल मैसेज करता है A to B के बीच में, यानी आप ऐसा समझिए ये बिचौलिया है। बस अगर ये शब्द आपने पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए A मतलब इंडिया यानी भारत का एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जैसे आप हैं। भारत का यह व्यापारी अमेरिका यानी B यानी यूएस में एक मशीन खरीदता है, भैया हमें मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना है। अब ये जो व्यापारी है उसका अपना बैंक है SBI, तो वह अपने बैंक SBI को कहेगा कि हमको एक भुगतान करना है। कहां पर? अमेरिका में, जहां से मैं मशीन खरीद रहा हूं। तो ये जो SBI है जिसमें अपने मतलब हमारा अपना खाता है, व्यापारी का अपना खाता है, तो ये जो SBI है ये स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से, चूंकि ये जुड़ा हुआ इस नेटवर्क में 11,000 बैंकों में से एक SBI भी है, तो यह इस स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से यूएस के बैंक जहां पर मशीन बेचने वाले का खाता है को एक सिक्योर्ड मैसेज भेजता है, सुरक्षित संदेश भेजता है कि इंडिया वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट में इतने डॉलर भेज दो। यह संदेश जैसे ही जाता है वहां के बैंक को मिलता है और वह ट्रांजैक्शन पूरा कर देता है। क्लियर हो गया बच्चों? यानी स्विफ्ट को हम कह सकते हैं एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है, जो आपको चिट्ठी पहुंचा दे रहा है। अब चिट्ठी में क्या ए ने लिखा है बी के लिए, वो जब बी खोलेगा तो उसको मिल ही जाएगा। यानी स्विफ्ट एक डाकिये की तरह, सिक्योर मैसेंजर की तरह है, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकों के बीच पेमेंट के निर्देश को पहुंचाता है। बस इतना आपको याद रखना। क्लियर है बच्चे? और यह प्रणाली स्वाभाविक है, बहुत सुरक्षित है, बट सबसे बड़ी समस्या है कि वो जिस देश से नाराज हो उसको स्विफ्ट से बाहर कर सकते हैं, वो जैसा उन्होंने रशिया को किया। तो रशिया को बाहर किया तो ऑब्वियस उसके भुगतान पर इश्यू आया, तो ऐसे किसी को भी कर सकते हैं, कभी युद्ध हो, कभी कोई और परिस्थिति हो। तो यही है कि मतलब ब्रिक्स इसका एक विकल्प डेवलप करना चाह रहा है, यही बात यहां पर डिस्कस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो वो बना रहा, जैसे हमारा फोन पे होता है वैसे ही इसका है ब्रिक्स पे, तो आप देख सकते हैं ब्रिक्स पे सेम वही है, वैसा ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मैकेनिज्म ये है, इनिशिएटिव है। इसमें जोड़े जाएंगे रशिया का SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, ये रशिया का हो गया। इंडिया का हो गया ऑब्वियस है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चाइना का हो गया CIPC यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। फिर ब्राजील का हो गया PIX पेमेंट सिस्टम। इन सब को जोड़कर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी इन सबको आपस में जोड़ करके स्विफ्ट की तरह ही एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना लिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? ऑब्वियस है ब्रिक्स देशों में व्यापार खूब हो ही रहा, तो लोकल करेंसीज में व्यापार होना सुनिश्चित हो पाएगा। अमेरिका अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आई होप आप इसको समझ गए, इसमें और कुछ भी नहीं है।
और डिटेल से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कई बारी। ठीक है बच्चों, अब इस पर मॉडल क्वेश्चन और सारी चीजें आपको भी पीडीएफ में मिल जाएंगी। अब इसके बाद ये बिहार वाले टॉपिक पे आए, उसके पहले हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा, जिस दिन ट्रंप ने सी को अपना समकक्ष बना लिया, अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूज जिसने मेरे दिमाग की बैंड बजाई है, जिस पर मैं आप लोगों से डिस्कशन भी कर रहा हूं, आप लोग पढ़िए इसको। देखो अब ये क्यों दिया है जो मैं डिकोड कर पा रहा हूं। मेरा तो अपना मानना है कि अभी वो रशिया को अलग थलग यानी एक एक करके जीतना, लेकिन चाइना इतना आसान है नहीं कि रशिया से अलग हो जाएगा तुम्हारे कहने पर। ठीक है ना, आप देखिएगा, दक्षिण कोरिया में हुई एक समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग की मुलाकात को दोनों पक्षों ने मीटिंग ऑफ इक्वल्स, यानी जब मीडिया में दोनों के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने क्या कहा कि ये मीटिंग ऑफ इक्वल्स यानी बराबरी के साझेदारों की बैठक, ये शब्द रट लीजिएगा, मीटिंग ऑफ इक्वल्स। तो ये जब इनकी तरफ दोनों के ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति संतुलन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बड़ा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसका एक बड़ा संकेत है। इसके पहले तक अमेरिका ने चीन को एक ट्रेड फो यानी व्यापारिक शत्रु की तरह देखा, बट अब क्या हो गया, ट्रंप का यह व्यवहार चीन को यह स्वीकार्यता दे गया कि वह अमेरिका के बराबर की महाशक्ति है। तो जो लेखक पारन बाल कृष्णन है बच्चों, जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। ठीक है ना। अब आप सिलेबस में ये विकसित और विकासशील देशों की नीति और राजनीति का भारत पर प्रभाव, क्या इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। तो विकसित और विकासशील यानी अमेरिका और चाइना की नीति, ये जो है, जो साउथ कोरिया में इक्वल्स अपने आप को वो बता रहे हैं, इसका भारत के हितों पर बहुत इंपैक्ट है बेटा। केवल भारत के हितों पर ऐसे नहीं, डायरेक्ट क्वाड्स जो भी हमने संगठन अमेरिका के साथ जो भी पार्टनरशिप में है, स्वाभाविक रूप से वहां पर हम क्यों हैं, क्वाड में हम क्यों थे, क्वाड में हम इसलिए थे क्योंकि हम चाइना के इंपैक्ट को इंडो पैसिफिक में कम कर सके, और वो तो कह रहा हमारा ये बराबर का भागीदार है। तो बराबरी में क्या होता, कोई किसी के को एग्जिस्टेंस को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्वाड का तो उद्देश्य ही खत्म हो गया, आकस का तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। हम यहां तक एक्सट्रीम सोच सकते हैं। तो इसमें लेखक पारन बालकृष्णन क्या बताते हैं आर्टिकल में, वो यही बताते हैं कि ट्रंप ने ये चीन को, ये जो कहा है, इसको ये कहते हैं कि ट्रंप ने चीन को ऐसा दे करके मीटिंग ऑफ इक्वल्स, ये पॉलिटिकल गिफ्ट है। जो शब्द मैंने स्टार्ट किया था, ये पॉलिटिकल गिफ्ट है, यानी राजनीतिक उपहार, ऐसा राजनीतिक उपहार जिसके लिए चीन को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। यानी वो जियो पॉलिटिकल मोर्चे पर चाइना अमेरिका के साथ लगातार संघर्ष करता, तब जाकर के उसको ये मिल पाता, कोई युद्ध वगैरह होता, उनको हराता। यानी कि पारन का कहना है, मतलब आर्टिकल राइटर का, और मैं 100% इनसे एग्री करता हूं कि ट्रंप ने बिना लड़े चीन को वो मान सम्मान दे दिया जो उसे कोल्ड वॉर के बाद कभी नहीं मिला था। यानी चाइना को कोल्ड वॉर में सम्मान मिला था अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसके बाद कभी नहीं मिला। तो अब इसके मायने क्या है, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, अगर ये चीज आप निकालना चाहते हैं तो इसके मायने आपको समझने होंगे। इसकी मीनिंग, इसके मायने क्या ये सत्ता संतुलन का बदलाव दिखाता है, शिफ्ट इन ग्लोबल पावर बैलेंस दिखाता है? जी हां। अमेरिका लंबे समय से, यानी ट्रंप साहब का देश लंबे समय से खुद को वर्ल्ड लीडर मानता रहा, लेकिन ट्रंप के इस व्यवहार ने यह धारणा बदली है। अब दुनिया में उनके इस स्टेटमेंट के बाद ऑब्वियस है, बाइपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवीय शक्ति उभर रही, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि अपने स्टेटमेंट से कब पलट जाएंगे कुछ पता नहीं, ये पलटू वीर बाबा हैं, आप ऐसा मान करके चलिए, लेकिन फिर भी एक बड़ी बात है। और इस अजीब सा इंसान है, कब कौन सा स्टेटमेंट दे कुछ पता नहीं। ठीक है ना। तो एक ध्रुव अमेरिका और एक ध्रुव चाइना,
दो ध्रुव अब आपके पास आ गए और सबसे बड़ी बात है, एक है पूंजीवादी और एक है साम्यवादी। वारे दुनिया, वारे दुनिया। तो हम कह सकते हैं यह एक है, एक शब्द मैं दे रहा हूं, डिप्लोमेटिक जैकपॉट, लिख लीजिएगा। यह डिप्लोमेटिक जैकपॉट की तरह थी। जैसे नहीं कि आपका एक जैकपॉट लग जाए, आपको खूब लाभ हो जाए, यानी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ठीक है, अब आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऑब्वियस है, चाइना का जो राइज है पिछले 2 दशकों में, अगर आप देख सकते हैं, चीन ने चाहे इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र हो, मिनरल्स वगैरह, इन सब में बहुत तेजी से प्रगति की है। और हम तो कहेंगे खेल में भी वो इनके पीछे पड़ा हुआ है। बीजिंग में अमेरिका से आगे निकल ही गया था गोल्ड वगैरह में, और बाकी इनके आसपास ही रहता ओलंपिक में। अब बड़ी बात नहीं कि और भी आगे निकल जाए। तो आज चीन चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उस पर तो उसका अपना एक तरफ एक मोनोपोली है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया कि जो चाइना है वो 21st सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र बन गया है। दुनिया की फैक्ट्री है, वो बनवाओगे बेटा, तुम मानोगे कैसे? नहीं मानना ही पड़ेगा। कैसे दुनिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र कैसे बना? कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र बनता कैसे बच्चों, कि जब वह दुनिया की बहुत सारी चीजों को अपने यहां बनाने लग जाए, और वो भी सस्ते में बनाने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, चीन की जो बायोटेक कंपनियां हैं बच्चों, वो वैक्सीन और मेडिसिन दोनों के उत्पादन को अमेरिका और यूरोप से सस्ता कर दिया, और तेज उत्पादन भी वो करते हैं। अमेरिका में 1 यूनिट 1 दवा बना रही तो इनकी 1 यूनिट 5 दवा बना रही, और अमेरिका की 1 यूनिट की जितनी कॉस्ट है वो इनकी 5 यूनिट की कॉस्ट है। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चीन में एक स्टार्टअप का रेवोल्यूशन है। चीन में जो स्टार्टअप, अपने यहां स्टार्टअप होते हैं बंद हो जाते हैं, तो अपने यहां जो स्टार्टअप होते हैं बंद हो जाते हैं। इसके लिए मैं विश्वास रखें, हम लोगों को तो कभी मंच मिलता नहीं है अच्छी चर्चा का। नहीं तो जैसे बैजूस का जो डिक्लाइन था, या किसी भी स्टार्टअप का जो डिक्लाइन होता है, उस पर चर्चा के लिए हम सीधा एक पॉइंट उठा लेते हैं, करप्शन का, कि बैजू ने जो है क्या किया कि वैल्यूएशन को गलत दिखाया, सो ऑन सो ऑन, फंडिंग ली और सिस्टम ABCD। इसका एक पक्ष बड़ा गहरा होता है, और आप सब बच्चों से मैं इस पे आपकी राय चाहूंगा, चूंकि आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई किसी से कम नहीं है। क्या बैजू के फेल होने या इसी प्रकार के और भी एजुकेशन स्टार्टअप के स्ट्रगल के पीछे केवल यही कि वो वैल्यूएशन वगैरह में हेरफेर करते हैं, वो गलत है, सही हो तो जांच हो रही, लेकिन मैं जो सबसे बड़ा रीजन मानता हूं वो होता है बेटे स्किल्ड लेबर फोर्स का ना होना। आज चाइना में स्टार्टअप्स को जो वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल रही है ना, वो बहुत ज्यादा। और कौन इन्वेस्ट कर रहा है चाइना की कंपनियों में? यही अमेरिका और यूरोप के इन्वेस्टर्स। तो चाइना में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम इतनी तेजी के साथ बूम पे है, इसीलिए उसको औद्योगिक क्रांति का सेंटर कहा जाता है। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट पश्चिम से ही आ रहा है। और सब कहते हैं बच्चों, डेटा के अनुसार सब कहते हैं, मतलब आर्टिकल राइटर लिखते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इसने वेस्टर्न इकोनॉमीज के बराबर या उससे आगे की स्थिति बना ली। तो उसने क्यों बना ली? मैं तो अपनी तरफ से मानता हूं, ठीक है भाई, जब तक आपके पास स्किल और डिमांड के बीच का मिसमैच होगा, आप विश्वास रखें, कोई भी स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने देश में आप बड़ा नहीं कर सकते। तो जो ये स्टार्टअप्स, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूं इसलिए मैं केवल एजुकेशन वाले स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं, ऐसे ही एग्रीटेक स्टार्टअप, ऐसे ही कोई भी फिनटेक। मेरे बच्चों, स्टार्टअप वही डूबता है जो या तो एकदम से करप्ट हो, अदरवाइज दूसरा डूबने का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं उनके पास स्किल्ड लोग नहीं होते। और उनके पास नहीं होते, उनकी कमी नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, कल ही हमने आपको पढ़ाया कि हम स्किल्ड यूथ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो आज की एआई की नीड है, शशि थरूर साहब का एडिटोरियल याद करिए, कि आज जो आईटी सेक्टर की नीड है, यानी आईटी सेक्टर स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रहा है, वो भी जा रहा है इसी
एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और इस प्रकार की नई इंडस्ट्रियल 4 की टेक्नोलॉजीज के साथ। लेकिन हिंदुस्तान के जो विश्वविद्यालय हैं, जिस चीज की नीड है वो पढ़ा ही नहीं रहे। और जो बच्चे विदेश जाकर के इन सब चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं वो विदेश में ही, यानी इंडिया के अच्छे स्कूलों से पढ़े, 12वीं तक इंडिया के अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की, उसके बाद फिर वो विदेश चले गए। विदेश में उन्होंने जो भी आईटी सेक्टर की नीड है वो पढ़ा, लेकिन वो विदेश में ही सेटल हो गए। तो इंडिया के पास स्किल ना होना स्टार्टअप्स के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं, एक। और दूसरा मैं ये भी मानता हूं जो इनर पॉलिटिक्स होती है। जितने भी स्टार्टअप आप देखोगे, चूंकि हमारे यहां राजनीति क्या है, विश्वास करें, हमारे देश में अगर पब्लिक डिस्कोर्स में सबसे डिस्कशन की कोई स्वीकृत चीज है तो वो पॉलिटिक्स है। क्या है कि नहीं? अब आप कहेंगे ये सर कैसे? मतलब मेरा कहने का है कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, और राजनीति पर बड़ी अच्छी चर्चा करता है। बट इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। इसका फायदा यह है कि आपातकाल लगाने के बाद कांग्रेस की सरकार को एकदम से इस देश की कम पढ़ी लिखी जनता ने हटा करके एहसास करा दिया सभी राजनीतिक दलों को कि भाई अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो हम आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जब जनता पार्टी उनका विकल्प नहीं बन पाई, फिर उसी इंदिरा जी को उन्होंने बहुमत से स्थान दिया, और ऐसा ही चलता चला रहा है। एक अर्थ में ठीक है, लेकिन दूसरे अर्थ में यह बुरा इसलिए हो जाता है क्योंकि वही राजनीति जो हम सरकार बनाने के लिए या गिराने के लिए करते हैं, वही जब हम घर परिवार से लेकर के समाज और हर जगह हम करने लग जाते हैं। ये राजनीति बेटे हर जगह है। आप कारपोरेट में जाओगे, भयानक राजनीति है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये आदमी है जो बड़ा रिजर्व रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता, केवल अपना काम करता है, तो इसके अंदर पक्का एटीट्यूड होगा। इसको हटाओ, इसको गिराओ, इसका विकल्प लाओ, और उसी के चक्कर में जो अच्छे स्किल होते हैं वो या तो ब्रेन ड्रेन करके विदेशों में चले जाते हैं, या वो हिंदुस्तान में ही कहीं कोने में अकेले पड़ जाते हैं। और इसका खामियाजा कंपनियों को ज्यादा भुगतना पड़ता है, उनको कम, क्योंकि वो तो अकेला इंसान है ना, अपने आप को तो खड़ा ही कर ले जाएगा। कंपनियां डूब जाती हैं। ये बहुत गहरा मुद्दा है। ये चाइना में नहीं है। चाइना में अगर एक व्यक्ति बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसका डेटा है। अगर उसको आप पॉलिटिकली चीट करते हैं, यानी जो इनर पॉलिटिक्स होती है कारपोरेट्स की, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर अच्छा ये तो आपका कहना है, आपका कुछ इशारा अपनी तरफ भी हो सकता है। हम कहेंगे हाँ अपनी तरफ भी है, लेकिन आप मुझे अभी अपनी तरफ मत मान करके इस आर्टिकल को सुनिए। एक बार इस समय जो टाटा में विवाद चल रहा है उसको सुन लीजिए। इनर पॉलिटिक्स, टाटा जो पूरे देश की बैकबोन है, जहां पर लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इस समय इनर पॉलिटिक्स से रतन टाटा साहब की डेथ के बाद से टर्मोइल कंडीशन में है। इनफैक्ट वो अमित शाह जी का शायद इंटरवेंशन हुआ है, तब जाकर के अभी फिलहाल के लिए चीजें सेटल है, लेकिन अंदर चल रहा है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ भी लिया होगा, खूब आया हो, आप यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो चाइना क्यों बन पा रहा है आज वेंचर कैपिटल फंडिंग, यानी उनके स्टार्टअप्स को धबाधब इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर जो यूनिवर्सिटी है, जो मार्केट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको आईएएस बनने के लिए, मैं आपसे एक प्रश्न फिर से पूछता हूं, क्या आपको आईएएस बनने के लिए आईएएस के जैसा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अकबर बीरबल जो भी। आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? सीआरआर, एसएलआर, एक दो क्वेश्चन रट लिया, 80-85 नंबर आ गए। इकोनॉमिक्स में माना जाता है अच्छे नंबर आ रहे, चूंकि 50% से कम पे तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। एक जिले को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या ये आप अपनी तैयारी में किसी भी टेक्स्ट बुक में पाते हैं? आपसे कहा जाता है आईएएस बनने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, क्या वो एनसीईआरटियां बताती कि एक जिले को, क्या वो एनसीईआरटियां बताती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर है, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है? चलो बोलो भाई। या ट्रेनिंग के बाद भी, चूंकि बच्चे तो मिलने आते, क्या यह सिखाया जाता है कि आप अगर किसी ऐसे जिले में गए जहां उद्योग है तो वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैसे बनाएंगे? तो यार हमारे यहां तो पूरा जो फ्लॉट, जो पूरी कमियां है ना, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम में।
तो हम स्टार्टअप का देश कैसे बन पाएंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डिस्कस। और फिर ये कहा गया है, इसके मायने में इसका एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस है, यानी रणनीतिक नतीजा भी है कि ट्रंप की तरफ से जो कहा गया मीटिंग ऑफ इक्वल्स, यह रवैया अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब आप कहेंगे सर झटका कैसे? अरे भाई, क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, इनका उद्देश्य क्या था? इनका था चीन को कंटेन करना, यार, चीन को काउंटर करना, जिससे एशिया में फ्री फेयर ग्रोथ को हम बढ़ावा दे सके। इंडो पैसिफिक में, मैंने एशिया बोला, माफी चाहूंगा, इंडो पैसिफिक में। और कई यूपीएससी के क्वेश्चन भी बेमानी हो गए, और एक क्वेश्चन रेलिवेंट भी हो गया कि आज सोवियत रूस यानी यूएसएसआर के मुकाबले अमेरिका के लिए चाइना ज्यादा थ्रेट है, उसके अस्तित्व को चुनौती देने वाला थ्रेट है, और है, इसीलिए शायद उनको समकक्ष का दर्जा देना पड़ा। उस प्रश्न के उत्तर में आप लिखिए इस पॉइंट को। तो यही कहा गया कि क्वाड ग्रुप का उद्देश्य चीन को कंटेन करना था, लेकिन अगर अमेरिका चीन के साथ बराबरी के रिश्ते की बात करता है तो यह क्वाड की एकता और उद्देश्य दोनों को कमजोर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फटाफट बताइए। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि चीन अब हो सकता है आक्रामक नीति अपनाए, लद्दाख में घुसपैठ भी, या हिंद महासागर में नौसैनिक दबाव भी। और यहीं पर लेखक ने कहा है कि यह ट्रंप की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। ये वो कह रहे हैं कि यह मिस्टेक हो सकती है, और लाभ चाइना के लिए बिना कोई समझौता किए या टकराव के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका के बराबर अपनी जगह बना ली है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं, मुद्दा एकदम से क्लियर बच्चों। अभी इस पर मॉडल क्वेश्चन और वो सारी क्वेश्चन, और ये जो आया था यूपीएससी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया आपके सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, शायद इसीलिए उसने इक्वल, शायद शब्द लिखिएगा उसको, इक्वल। मजा आ रहा है? मॉडल क्वेश्चन और वो सारी चीजें अभी पीडीएफ में मिली। ये रम्मान एक त्योहार है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। उत्तराखंड का है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए आता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे यहां रामलीला या नवरात्रि होती है, और वैसे ही यह उत्तराखंड का त्योहार है। क्या है? रम्मान मास्क दिया गया राष्ट्रपति को, रम्मान फेस्टिवल, ये उत्तराखंड का, बस इतना आपको याद रखना है। इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन अभी आपको बन करके पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको कहीं से कोई परेशानी होने वाली नहीं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है ब्लैक होल मोरसेल्स कुड एक्सपोज क्वांटम ग्रेविटी। तो ये ब्लैक होल तो आपको पता है। अब ब्लैक होल मोरसेल्स एक शब्द है जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार अभी आपको इसका पूरा कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पीडीएफ के रूप में मिलेगा, बस आपको क्या करना है, खूब बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, ठीक है, इजीली। मैं हल्का सा इसको समझा देता हूं। ब्लैक होल और ब्लैक होल मोरसेल्स, ये दो शब्द आपको बस ध्यान रखने हैं। क्या है? मोरसेल्स। तो ब्लैक होल मार्सेल्स। अब यही आपसे अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले कि ब्लैक होल, हाल के शब्दों में चर्चा में रहा ब्लैक होल मार्सेल्स क्या है, तो ब्लैक होल के बारे में कितने बच्चों को पता है? ब्लैक होल के बारे में यानी एक ऐसा स्थान जहां से प्रकाश या लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, जहां समय यानी टाइम थम सा जाता है, और पदार्थ यानी मैटर का वजन इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल भी कभी कभी प्रीलिम्स के रूप में आता है। तो ये जो मैंने दो तीन बातें बोली आपको याद रखनी चाहिए।
अब देखिएगा, अब जो नया रिसर्च हुआ है उसमें वैज्ञानिकों ने, यानी शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, तो नए शोध में क्या मिला? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि जब दो बड़े तारे, एक और दो, दो बड़े तारे यानी स्टार्स, एस एस में लिख दे रहा हूं, आपस में टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, मान लीजिए ये आए और टकरा गए, तो कभी कभी कुछ बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल के टुकड़े बन जाते हैं, और इन ब्लैक होल के छोटे छोटे टुकड़ों को ही ब्लैक होल, अरे कहां जा रहा है दोस्त, क्या कहा जाता है इनको? अरे भाई, ब्लैक होल मॉर्सेल्स कहा जाता है, बस यही आपको मुझे बताना था, समझ में आ गया? इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल मॉर्सेल्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत कम समय के लिए जीवित रहते हैं, यानी मर जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ब्लैक होल्स, बट मरने से पहले इनसे कौन सी किरणें निकलती हैं, उन्हीं का नाम है गामा किरणें निकलती हैं, गामा रेस, बस ये इतना। यानी दो तारे हैं, एक बड़े बड़े आपस में आकर के टकराए तो छोटे छोटे ब्लैक होल्स बन जाते हैं, जो कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन जब ये मरते हैं तो मरने से पहले गामा रेस इनसे निकलती है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो ब्लैक होल आप सबको पता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें और विस्तार से गामा रेस आप सबको पता है, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था, तो प्रीलिम्स में अभी पूरा इस पर क्वेश्चन बन के आ जाएगा, चीजें आप कर लेंगे। अब एक और है, एक स्पाइडर की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है पीलिया जीनस, बस आप याद रखिएगा, बस इतना ही, ये प्रीलिम्स के लिए और कुछ भी नहीं, क्लियर है? तो पीलिया जीनस, इसके बारे में भी आपको प्रीलिम्स के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज आप सब जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे यहां पे एक छोटा सा उदाहरण है कि प्लेयर हर गेंद पर प्रैक्टिस अलग अलग ढंग से करता है, हर एक गेंद जब आती है तो क्या एक जैसा शॉट मारता नहीं, तो ऐसे ही चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की अलग अलग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप इसका हिस्सा जरूर बने, जिससे कि आप यूपीएससी की जर्नी को बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। चूंकि टेस्ट नहीं तो फिर स्वाभाविक रूप से वो टेम्परामेंट कभी डेवलप ही नहीं हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज आप सब ज्वाइन करें, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप कनेक्ट करके और हमारी टीम के साथ जुड़ के सारी जानकारी ले सकते हैं, और 16 तारीख से ही आप स्टार्ट करिए, लेट मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत कम फीस में है ये, और आप जरूर एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग अभी से ही इस पे कुछ ना कुछ काम करने लग जाए, ठीक है ना। तो बाय, थैंक यू बच्चों, ठीक है। ठीक है, आज 3:30 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता डिटेल में कराई जाएगी, आप सब जरूर उसका हिस्सा बनेंगे रवि रंजन सर के द्वारा, ठीक है ना। और मजा आएगा आपको, 3 बार वो इंटरव्यू दे चुके हैं, तो कम से कम इस चीज का ख्याल आप सब हमेशा रखेंगे कि एक्सपीरियंस बहुत गहरा है, फेस बनने में समय लगता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आदमी 3 बार इंटरव्यू दिया है तो कुछ तो उसकी अच्छी समझ होगी, ठीक है। तो आप उनके साथ जुड़े, और हम लोग यूपीएससी की अच्छी तरीके, और बच्चे उन्हें बहुत पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके बच्चों, कुछ किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं आप सब लोग, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, किसी को नहीं, एनी कोई भी समस्या ग्रुप में मैसेज करेंगे। 6 महीने है, अच्छा 1 मिनट, अब यहां पर एक सूचना उन लोगों के लिए जो पर्सनल मेंटरशिप पहले ले चुके हैं, आपका 1 महीने का टास्क लगभग लगभग सबका कंप्लीट हो रहा होगा जो मैंने भेजा था। अब जो आपका पार्ट 2 स्टार्ट होगा वो पार्ट 2 टेस्ट सीरीज के साथ ही होगा, तो उसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सबका समय पूरा हो गया होगा, जितने भी बच्चे होंगे। पर्सनल मेंटरशिप का 1 महीना जो मैंने एक पेज दिया था, अब वहां से स्टेप 2 स्टार्ट होगा, लेकिन वो टेस्ट सीरीज के साथ होगा, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आज से देना शुरू कर दूंगा।
तो आप लोग उसी को रिवाइज करते रहिए, नई चीज कुछ मत पढ़िएगा, स्टेप 2 टेस्ट सीरीज के साथ ही चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे नई मेंटरशिप लेते हैं प्रीलिम्स की जो 6 महीने की है, तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स फेल तो फिर 2-2.5 साल फेल, और फिर परेशानियां और ना जाने क्या क्या। थैंक यू।